नमस्ते सभी को। ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि बहुत ही कम समय में हमें वापस छोटी छोटी सी बात के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला। पहले के 2 सेशन हमारे बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे थे, और वही वक्ता के साथ आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं कि जहाँ हम एक गर्ल टू वुमेन, जहाँ पे हमारा जो फिजिकल चेंज होता है गर्ल में, एक बिटिया में, उसके बारे में आज हम बात करने आए हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और आज के मुख्य वक्ता हमारी जयाबेन प्रेमजियानी को मैं आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि आज जयाबेन को तो हम बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या एजुकेशन किया है, वो क्या कार्य करती है, उसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। जयाबेन रजनीकांत प्रेमजियानी ने अपना एजुकेशन डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है और एडवांस डिप्लोमा इन योगा किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और वो बच्चों के सर्वांगीण उन्नति के लिए बाल सभा तथा शिविरों का आयोजन करती हैं। युवक और युवतियों के विकास के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे युवा तुझे सलाम, और जैसे देशभक्ति कार्यक्रम, और नारी तू अति न्यारी और नारी तुझे सलाम जैसे नारी के गौरव और शक्ति को समझाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करती है। और अब इस छोटी छोटी सी बात की सीरीज में हम जुड़े हैं, तो वो भी उनके कार्य में जुड़ गया है। और बेटियां जो ससुराल जाने वाली हो और आज के खराब वातावरण से बचाने के लिए युवतियों के लिए शिविर का आयोजन करती है, और बहू और सास के बीच का जो संबंध है, जो सबसे गहरा संबंध होना चाहिए, वो को अच्छा बनाने के लिए वो प्रवचन शिविर और सत्संग, और आज की भाषा में कहे तो वर्कशॉप का भी आयोजन करती हैं। और उत्तम संतान निर्माण करने के लिए 16 संस्कार के साथ जागृति लाने के लिए पूर्ण प्रयास करने के लिए उनकी मुख्य प्रवृत्ति है। और साइकोलॉजी को लक्ष्य में रखते हुए वो काउंसलिंग भी करती है, चाहे वो कोई भी एज हो, चाहे वो हमारे जितने हो, चाहे वो आप जितने हो, या चाहे वो हमारे मम्मी और दादी की एज के हो, सबकी काउंसलिंग करती है। और अब उनके पुरस्कार के बारे में बात करें तो उन्हें आर्य युवा महिला पुरस्कार दिया गया था 2010 में मुंबई के मेयर के हस्ते, और श्रेष्ठ महिला पुरस्कार उनको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन मिला था, और साकला परिवार की तरफ से उन्हें साकला गौरव का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो आइए इस बड़ी सी हस्ती को, इस बड़े से वक्ता को हम आमंत्रित करते हैं। जया जी। नमस्ते 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 प्यारी बेटियों। आइए, मानसी भी हमारी प्यारी बेटियां हैं और बहुत अच्छे से कार्यक्रमों का कंपेयरिंग करती है, एंकरिंग करती है। ऐसी हमारी मानसी का मैं धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारी जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि भी बहुत एक्टिव बच्ची है, जो मेरी नजरों में सम्माननीय है। और इसके साथ साथ आज जो भी बेटियां जुड़ी है, सभी बेटियों को आंख बंद करके सर झुकाते हुए हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आइए, पहले तो हम प्यारे प्रभु को मिलेंगे। हमारे प्यारे पिता है, माता है ना, बंधु सखा सब कुछ है। तो प्यार से आंखें बंद करेंगे, कमर से सीधे हो जाएंगे, मोबाइल हाथ से छूट जाएगा। कोई विचार चल रहा है तो उसको भी रोकना है। तो आइए मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां आंखें बंद करके जब कमर से सीधी होकर प्यारे प्रभु को मिलने चले मेरे साथ,
तो ये तो बड़ा निराला स्वर्ग लगेगा। कितना सुंदर दृश्य होगा इस भारत की भूमि पर, है ना। तो आइए चलते हैं। प्यारे प्रभु का बहुत प्यारा नाम है ओम नाम, और उस ओम नाम से हम प्यारे प्रभु को पुकारेंगे, उनको दुलारेंगे। तो आइए एक सुर में और पूरे कंसंट्रेशन के साथ हे परम प्रिय प्रभु, आज हम बेटियों के साथ आपके पास आए हैं। पता है प्रभु, आज हम बहुत मस्त मस्त बातें करने वाले हैं। आप हमारे साथ रहकर हमें सपोर्ट करना है, आप हमें सहयोग करना है आपको, इसलिए आपके पास आए हैं। आइए प्रभु, आपका साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे, रब करेंगे दोनों हथेलियों को, और जो बंद आंखें हैं उस पर हथेलियों को रखना है, और आंखों को बंद रखते हुए पूरे चेहरे पर हाथों का प्यार भरा स्पर्श करते हुए धीरे से प्यार से आंखें खोलनी है। इतना मजा आ गया, मुझे इतना मजा आया कि बस ईश्वर से ही बातें करती रहूं। लेकिन आज मेरी बच्चियां आ गई है ना, तो उनसे बातें करनी है। आइए बहनों, बेटियों, आज हम आपके जैसी छोटी, आपसे भी छोटी नीरा आर्या की बात करेंगे। मस्त एक फिल्म आपके सामने रखूंगी, कोई स्क्रीन पर नहीं होगी ये फिल्म, आपके मन में उस फिल्म को देखना है। बात है बच्चों 1902 की, 5 मार्च को ये नीरा आर्या का जन्म हुआ। अच्छे परिवार में, मेरठ में एक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ। और ये नीरा, बहुत अच्छी प्यारी नीरा, उनको एक भाई भी मिला, एक भाई का भी जन्म हुआ। और वो दोनों भाई बहन बड़े हो रहे थे अच्छे से, मस्त परिवार में, मस्त मम्मी पापा। और उस बीच मम्मी पापा को कोई रोग हो गया, और धीरे धीरे वो रोग बढ़ता चला। बहुत सारी दवाइयां की, बहुत खर्च किया, इतना खर्च किया कि सब कुछ खत्म हो गया। और माता पिता भी बारी बारी से एक दिन ये दोनों बच्चों से विदा हो गए। अब ये जो घर था वो घर भी बेचना पड़ा, और जो पैसे सबसे लिए थे उनको ये घर बेचकर पैसे दे दिए। अब उनका कोई नहीं था बच्चों, और वो दोनों भाई बहन इधर उधर भटकने लगे, इधर उधर घूमते रहे, कहीं वहां सोए कभी वहां सोए। और उस बीच एक बार हरियाणा के कलकत्ता में बहुत बड़ा व्यापार, ऐसे छज्जूमल जी, वैसे क्षत्रिय थे, जाट थे, परंतु बिजनेस इतना बड़ा था कि उसको छज्जूमल सेठ कहते थे सब। ये जो दोनों बच्चों को ना, उन्होंने कुछ देखा,
कुछ कुछ बार देखा तो उनको विचार आया और उन्होंने उन बच्चों को उसके पास बैठकर सब पूछताछ की। बेटियों, उनको पता चला कि इनके माता पिता तो गुजर गए हैं और इनका कोई नहीं है और इधर उधर भटकते हैं। बहुत दयालु थे छजुमल सेठ, इतने दयालु थे, इतने क्रांतिकारी थे, इतने देशभक्त थे, वो सच्चे आर्य थे। और ऐसे आर्य व्यक्ति, बहुत उनको दया आ गई और ये दोनों बच्चों को अपने वहां कलकत्ता में ले गए और कलकत्ता में ले जाकर उनके पिता बन गए, धर्म के पिता बन गए। और बच्चों ने भी उनको पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। अब वो उनके पापा बन गए, उनके रियल पापा मम्मी तो चले गए। अब क्या हुआ, उस घर में जहाँ छज्जूमल जी का घर, जहाँ ये लोग गए कलकत्ता में, वहां भगत सिंह भी एक बार महीने भर वहां ब्रिटिशों से, अंग्रेजों से छुप छुप के फिरते थे, उनसे बच के चल रहे थे। तो उनके घर महीना भर रहे थे और उनके घर बहुत क्रांतिकारी, देशभक्त, सभी का आना जाना भरपूर हुआ करता था। तो ये जो आप लोगों जैसे जो नीरा आर्य है ना बेटियों, बहुत प्यारी थी, बहुत होशियार थी और वो सबको देख देख कर, क्रांति की बातों को सुन सुनकर, देश की, अंग्रेजों की आजादी की वो सारी बातों को सुन सुनकर वो भी देशभक्त बन गई, वो भी आर्य बन गई। और एक बार अपने स्कूल से पिकनिक में गई थी और पिकनिक में समंदर के किनारे गए थे, तो वो इतनी बहादुर बनती गई, देशभक्ति की बातों को सुन सुनकर, क्रांति की बातों को सुन सुनकर उनके अंदर साहसिकता आने लगी। और फिर वो जो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें थी, उसको ना देखकर वो बच्ची उसमें कूद पड़ी तैरने के लिए। वैसे तैरना आता था, लेकिन समंदर में या बड़े बड़े तालाब में कभी उन्होंने तैरना नहीं किया था, स्विमिंग नहीं किया था, और यहाँ कूद पड़ी और जोरदार तूफान आया और एकदम से अंदर अंदर डूबने लगी। उस समय कोई युवान वहां आया, युवक आया और उसने अंदर जंप लगा के नीरा को बचा लिया। पता चला उन्हें, नीरा जब बाहर आ गई बच के, उनको लेकर आया वो युवक, तो बोले कि भैया आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपने मुझे बचा लिया है, तो मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। तो उस बंदे ने बेटियों नाम क्या बताया पता है? सुभाष चंद्र बोस। ओ, तब तब इनको इतना पता नहीं था सुभाष चंद्र बोस कौन है। लेकिन जब धन्यवाद कैसे करूं, तो देखिए आज का बॉलीवुड और उस टाइम की राष्ट्रभक्ति। तो वो भैया ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसा कर, आज रक्षाबंधन है, आज राखी का दिन है, तो आप मेरी कलाई पर राखी बांध दो और मेरी बहना बन जाओ, मैं आपका भाई बन जाऊं। ओहो, नाच पड़ी, कूद पड़ी, इतनी खुश खुश हो गई। तब तो समंदर के किनारे राखी कहाँ हो, नहीं हो सकती ना। लेकिन बाद में उन्होंने राखी बांधी, लेकिन उस दिन से उनका संबंध भाई बहन का हो चला। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नीरा, आपने कभी देखो, आप तो ना ऐश्वर्या राय का पता होता है आपको, शिल्पा शेट्टी जी का पता होता है, लेकिन हमारे ऐसी जो क्रांतिकारी माताएं हैं ना, उनका पता नहीं होता है। आपका उसमें कोई दोष नहीं है, हमारी हिस्ट्री ही ऐसी लिखी गई है कि हमको बहुत सारी बातें डीप में बताई नहीं गई है। तो दुर्गा भाभी और सुशीला भाभी कहो या दीदी कहो, वो सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी, आपको पता है दुर्गा भाभी कौन है? दुर्गा भाभी भगवती चरण की पत्नी, लेकिन अपना भगत सिंह और बहुत सारे ये लोग एक साथ मिलकर क्रांति का काम कर रहे थे। और तब उनको, दुर्गा भाभी को, अपने भगत सिंह की पत्नी बनकर और हाथ में बच्चा लेकर वो लोग अंग्रेजों को उल्लू बनाकर चले गए थे, वो दुर्गा भाभी।
और वो दुर्गा भाभी की सहेली है सुशीला भाभी। ये सुशीला भाभी बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत बढ़िया उनके पास टीचर की कला थी। क्या हुआ, सुशीला भाभी से इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और सुशीला भाभी भी क्रांतिकारिणी थी। ये सब देश को आजाद करने में सारी माताएं बहनें लगी हुई थी, तो ये अपनी मीरा उसके संपर्क में आ गई। तो वो भी तो फिर एकदम से अच्छी पढ़ी लिखी एक देशभक्त बन गई। अब झज्जूमल जी ने सोचा कि ये टीन एज में जो मेरी बिटिया नीरा अब धीरे 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 बड़ी हो रही है, तो अब उनके हाथ पीले करने चाहिए। अब उनकी शादी की तैयारियां करने लगे। तो शादी जो जिनके साथ उनकी की, तो अच्छे धनाढ्य परिवार में, रिच फैमिली में उनका विवाह किया। लेकिन विवाह के बाद पता चला कि ये तो अंग्रेजों की ओर से खुफिया यानी जासूसी करने वाला व्यक्ति है, ये तो अंग्रेजों का वो है। बहनों, ये नीरा ने क्या कहा पता है अपने हस्बैंड को? अपने हस्बैंड को कहा कि आप अंग्रेजों का ये जो काम कर रहे हो ये अच्छा काम नहीं है, इसको तो देशद्रोह कहलाएगा, आप तो देशद्रोही हो, आप इस काम को छोड़ दीजिए। तो उसने क्या कहा, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, ये लोग बहुत पैसा देते हैं और उस पैसे से हम ऐश करेंगे। तो नीरा ने कहा कि ना, ये तो नहीं चलेगा, या तो आप उसको छोड़ दो या तो मैं आपको छोड़ दूंगी। देखो बेटियों, प्रेरणा लेनी होगी, ये बातों को अंदर से समझना होगा। आप बहुत सौभाग्यशालिनी बच्चियों हो कि आप ऐसी बातों को सुन रहे हो। हमारे समय में हमें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली। हम भी तो आपकी तरह टीन एज में थे, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन नीरा को हमारी रोल मॉडल बनाना है। अब नीरा ने तो उनको छोड़ दिया कि चलो, तुमको अगर देश के प्रति कुछ नहीं है तो मेरे लिए तो देश सबसे पहला है, आप बाद में हो। आप अगर देशद्रोही बन रहे हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। नीरा ने उसको छोड़ दिया। अब धीरे 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 काम आगे चलता गया और एक बार उनको पता चला कि आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? मेरे भैया सुभाष, क्षमा चाहती हूँ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो उसमें उनके यहाँ के छज्जूमल जी के परिवार के लोग, आसपास के लोग, उसको पता चलने लगा कि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं। उनको भी जुड़ने की इच्छा हो रही थी, बहुत अंदर से इच्छा हो रही थी कि मैं उसमें जुड़ जाऊं। और उस बीच झांसी रेजिमेंट की भी स्थापना की। और झांसी रेजिमेंट की स्थापना तो राम सिंह करके उनके और एक ऐसे भाई थे, बने बनाए भाई, उनको कहा कि आप पिताजी से मुझे मेरे लिए परमिशन दिलवा दीजिए, मैं भी इसमें जुड़ना चाहती हूँ। तो बात बन गई और झांसी रेजिमेंट में वो प्रवेश कर लिया उसने। अब उनकी जो टैलेंट थे, उनकी जो स्मार्टनेस थी, उनके अंदर जो दम था, जो देशभक्ति थी, क्रांति की भावना थी, उसको देखकर सुभाष चंद्र बोस ने उनको जासूसी डिपार्टमेंट की हेड बना दी। तो ये क्या करने लगी, बहुत खुश हो गई, नाचने लगी। और उनके साथ बहुत बड़ी टीम थी, वो सारे सबके साथ वो अंग्रेजों की छावनी में चली जाती थी, जासूसी करती थी, वेश बदल दिया, सब कुछ बदल दिया और बड़ी उस्ताद बनकर वहां जा जाके जासूसी करती थी। देखो बहनों, सुभाष चंद्र बोस ने उनको सबको क्या कह के रखा था रेजिमेंट में सारे मेंबर्स को, कि अगर जासूसी करते करते अगर आप अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए तो तुरंत स्वयं अपने हाथों से गोली मारकर अपने आप को खत्म कर देना, लेकिन जीवित रूप में अंग्रेजों के हाथ में नहीं आना है। आप कल्पना करो, माँ ने पाव भाजी बनाऊंगी कहा और पाव भाजी नहीं बनाई तो भी तो कितना गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ तो मर जाने की बात सुभाष चंद्र जी बता रहे हैं। सभी तैयार हो गए। अब एक बार इसकी टीम
जासूसी करने गई और अंग्रेजों को पता चल गया और पकड़ने के लिए उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये सारे भाग गए, बच गए। लेकिन एक उनमें जो एक क्रांतिकारिणी थी राजमणि जी, तो वो दास सरनेम थी उसकी, वो कुछ नहीं बच पाई। तो उसको बचाते बचाते सब तो बच गए, लेकिन उसके पैरों में गोली लग गई, पैरों में गोली लग गई और वो पैरों से अपंग हो गई। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रही हूँ कि हम टीन एज कितनी सुंदर एज है, ये मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन मीरा को हमारे मन में रखना है। अब फिर एक बार ऐसे काम ही तो जासूसी का था, उन्होंने कैप्टन बना दी थी उनको। और खास गर्व की बात, खुशी की बात, हमारी मजबूत हिस्ट्री क्या बनी है कि भारत की प्रथम महिला जासूस कैप्टन ये मीरा आर्या है, इतिहास के पन्नों पर। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो जब छावनी में जा रही थी तो उनका जो पति है श्रीकांत रंजन, तो वो भी तो जासूसी करता था, लेकिन वो अंग्रेजों नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए वो हमें पकड़ने का, या तो हम कुछ ऐसा करे, तो उसमें उनका काम था जासूसी का। तो अचानक से वो मिल गई, तो पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने बता दिया। उसने क्या कहा श्रीकांत रंजन ने, उन्होंने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए आया हूं। ये पता चल गया इनको, नीरा को। तो नीरा ने क्या किया, आप उनको मारोगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगी। ओके नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके नहीं, आप एक देशभक्त को अगर मार रहे हो तो आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने नहीं माना और बहनों गोली चला दी और उनका पति खत्म हो गया। पकड़ी गई, लेकिन पकड़ इसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को पता चला तो उन्होंने कहा कि तू एक देशभक्त को बचाने के लिए तू एक पति को खत्म कर सकती है। तो उन्होंने वैसे अच्छे भाव में उनको नागिन कहा, वही तो डंस सकती ना, डंक मार सकती है। अब वो पकड़ी गई, कुछ काम करते 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 तो उनको बहुत कड़क सजाएं मिली, इतनी कड़क सजाएं मिली कि उनकी सजा कहना ना मेरी आंखों में आंसू आ जाए। आपको रुलाऊंगी नहीं, लेकिन आपको बताऊंगी तो जरूर बहन। उसको एक हाथ पर बांधकर डोरी में लटका गया कितने घंटों तक। उन्होंने कहा कि बता सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। तो ये बिटिया ने कहा कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ ना, उसमें वो खत्म हो गए, वो उसमें चले गए। तो उसने कहा कि नहीं तू झूठ बोल रही है। ओके नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो चले गए हैं। ऐसे करके बात चली तो उसने कहा कि तूने उसको छुपा कर रखे हैं। तो बोले हाँ, मैंने उसको छुपा कर रखे हैं। अंग्रेज ने कहा कि कहाँ छुपा कर रखे हैं, मेरे दिल में छुपा के रखे हैं। अब अंग्रेज की कठोरता देखो, अंग्रेजों ने कहा कि तो तेरे दिल से हम उसको निकाल देंगे, तेरे दिल को खोल के उस दिल से उसको निकाल देंगे। ऐसा करके उसने एक लोहार को कहा, उसको क्या कहा, उसको कहा कि वो जो खेतों में हम काम करते हैं ना, वो जो कुल्हाड़ी होती है, सिक्कल से भी बहुत भारी साधन होता है, वेपन होता है, वो मंगवाया। और उनकी ब्रेस्ट काटने को, दिल काटने के लिए यहाँ से काटना प्रारंभ किया, लेकिन उसमें धार नहीं थी तो वो नहीं कट पाए। फिर उनको इतना इतना खतरनाक कहा कि रानी विक्टोरिया की अगर कृपा ना होती ना, तो गरम गरम ये गरम गरम वेपन करके तेरे दोनों ब्रेस्ट को काट डालते। और ऐसा करके ना बहनों, उनको बहुत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े, मान लो कि ऐसा काट काट टुकड़े नहीं कर दिए, लेकिन उनको हर शरीर के हर हिस्से को मार मार के उसको कहीं
आदिवासी विस्तार में फेंक दिया। आदिवासी विस्तार में फेंक दिया। जब उसको उसकी आंखें खुली तो देखा कि सब ऐसे आदिवासियों को देखकर थोड़ा तो डर गई, और लेकिन वहां की लैंग्वेज भी उसको समझ में नहीं आ रही थी। और वो लोग भी इस बेटी से सोच रहे थे कि ये कौन है, क्या है। ऐसा करते 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 एक दिन उसने अपनी कहानी बताई तो वो लोग भी दुखी हो गए, और उनकी अच्छे से व्यवस्था करके आप कल्पना करिए अंडमान निकोबार की उनको जो शोर, वही टॉयलेट करना है, वही पानी पीना है, वही सोना है, ना कंबल मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। ऐसी आपकी जैसी छोटी सी टीन एज से निकली हुई, जस्ट शादी की है, ऐसी बेटी अंडमान निकोबार की, वो एकदम से यातना सहन कर करके फिर उसको जब आदिवासी विस्तार में फेंक दिया। अब आदिवासी उसको अच्छे से खाना पीना देकर कुछ समय के बाद वो हैदराबाद पहुंचती है। आप म्यूट हो। आप म्यूट हो। तो हमारे भारत के लोगों ने ऐसी नीरा की इतनी कष्ट भरी कहानी और इनका बड़ा बलिदान, त्याग की कोई सराहना तो नहीं की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं, फूल बेच बेच कर जीवन जी रही है। और फिर एकदम से बीमार होती हुई एक बार वो भगवान के घर चली गई, और फिर वो जो झोपड़ी में रहती थी, वो झोपड़ी भी उस गवर्नमेंट ने ले ली, कि वो भी गवर्नमेंट की झोपड़ी में रह रही थी। और उसका कोई 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 1928 में वो भगवान के घर चली गई। अब ये नीरा मेरे मन में तो छाई हुई है, मेरे लिए वो रोल मॉडल बनी है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, लेकिन नीरा का इतिहास आपके सामने खुला है। आइए अब हम चलते हैं, नीरा को अपने साथ लेकर, अपने दिल में लेकर, अपने हृदय में स्थापित करते हुए आज का जो कार्यक्रम है उसका हम प्रारंभ करते हैं। अब बेटियों, आप एक बात बताइए कि जब एकदम से बसंत ऋतु आती है तो कोयल की आवाज आती है, पंछियों की प्यारी सी आवाज आती है, वन में उपवन में नए नए पत्ते निकलते हैं, फिर पूरा पेड़ वृक्ष एकदम से पेड़ मतलब पत्तों से लद जाता है। हवाओं की लहरें आती है तो वो उनकी जो बेल है, वृक्ष है, शाखा है, ब्रांचेस है, वो लहराने लगती है। वो लहराते 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 जब उसमें फूल आने लगते हैं, बेटियों, जब उसमें फूल आने लगते हैं, कितना प्यारा लगता है वो वृक्ष, वो बेलें, वो शाखाएं कितनी मस्त लगती है। कलरफुल, सुगंधी, महकदार, चहकदार, कितने सुंदर फूल खिलते हैं। तो हमारा मन नाच उठता है, मन मोर बनी थन घाट करे। मन अंदर से खुश खुश हो जाता है, सुगंधी से, पंछियों की आवाज से, आंखों से मस्त मस्त कलरफुल फूलों को देखकर, और पूरे पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाए, कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। और प्यारी बहनों, और एक बात बताऊं आपको, मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी ना, तो 6th स्टैंडर्ड में थी तो शाम को 5:30-6 बजे हम घर लौटते थे। तो हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, और सेकंड फ्लोर पर बहुत सारे गुलाब के प्लांट्स डाले हुए थे। वो मेरी सहेली थी कृष्णा, वो मुझे बार बार कहती थी कि जया, देखो ना, ये हमने कितने सारे कांटों से भरे हुए ये पौधे मतलब प्लांट किए हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। अब ये ग्रीन ग्रीन देख के मजा नहीं आ रहा है, ये फूल अगर नहीं आ रहे तो इसका क्या मतलब है। तो खाद डालते थे, सूर्य प्रकाश बराबर मिलता था, पानी उनको डाला जाता था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहे थे बेटियों। फिर एक दिन जब मैं शाम को स्कूल से लौटी, थोड़ी समय याचना करती हूँ, जरा घंटी बजी है, 1 मिनट।
हाँ भाई, काले तो नहीं किया। प्यारी बेटियों, मैं नेबर को तो ऐसा नहीं बता सकती हूँ ना कि अब मेरी बेटियों से मैं मिलने जा रही हूँ तो आप बेल मत बजाना, पार्सल कुछ आया है हमारा, ऐसा पूछने के लिए आए थे। तो मैं आपसे थोड़ा निकल कर गई थी, क्षमा चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो मैं जब स्कूल से वापस लौटी ना, तो वो जो गुलाब के फूल थे ना, पौधे थे ना, वो सारे काट काट कर सब नीचे गेट में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि अरे रे, कृष्णा ने तो ये गलत काम कर दिया। ये गुलाब नहीं आ रहे तो क्या हुआ, लेकिन ये काटने नहीं चाहिए थे। फिर बच्चों, मैंने क्या किया पता है? एक डाली मैं प्यार से चूमती हुई, कांटों से ध्यान रखते हुए मेरे साथ लेकर गई, और अपने घर में एक मस्त गमला लेकर उसमें मिट्टी डाल के उसको डाल दिया। एकदम से डाल दिया और पत्तों को हाथ लगा के कहा कि देखो, आपका काम है सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके आप गुलाब देना मुझे। और जब इस पौधे में ना गुलाब आएगा ना पत्तों आपके कारण, तब मैं आपको सैल्यूट करूंगी। और क्या हुआ? एक दिन बहुत मस्त मस्त उसमें एक छोटी सी कली निकली। अब वो कली देख कर तो मैं खुश खुश हो गई, और मेरी माता जी को जाकर गोल गोल घुमा के उनको कहा कि गुड न्यूज है। तो माता जी ने कहा कि अरे मैं गिर जाऊंगी, बता ना क्या गुड न्यूज है, अरे 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 करके माता जी मुझे पकड़ कर खड़े बोलने लगी, क्या है बताओ। मैंने कहा मेरी प्यारी माँ, कृष्ण ने जो डालियां नीचे फेंक दी थी ना, उसमें से मैंने एक डाली थी ना, आज उसमें कली निकली है, कली निकली है। क्या बात है। मेरी माता जी भी खुश हो गई, वो भी पेड़ पौधों की शौकीन। फिर मैं उनको हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गई कि देखो इसमें कली आई है। तो कली आई मतलब उस प्लांट की टीन एज आई, टीन एज आई। टीन एज नहीं आई थी तो कृष्णा ने सब डालियों को नीचे फेंक दी कचरे में। लेकिन कली आ गई, दैट मीन्स टीन एज आ गई। फिर क्या हुआ? मैं रोज रोज रोज, तब तो मोबाइल थे नहीं, तो मैं मोबाइल में रोज फोटो खींचती कली की साइज को देखने के लिए। और वो बर्ड धीरे 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 बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। फिर वो जो नीचे जो उसका पूरा ग्रीन कवर था ना, वो ऊपर ऊपर से फूटने लगा, टूटने लगा, छूटने लगा, और अंदर से मस्त मस्त पिंक पिंक कलर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। और उसको मैं अच्छे से देखती देखती रोज रोज स्कूल से आके देख उसको, दूसरे दिन तो वो पंखुड़ियां, पेटल्स पूरी तरह खुलने के प्रयास में मस्त स्टार्ट हो गई। बेटियों पता है, वो जो गुलाब को देखकर मेरा मन खुश हुआ, वो कली को देखकर मेरा मन खुश हुआ, उस समय मुझे एक पंक्ति मिली, प्रत्येक कली फूल बनने के लिए सर्जित हुई है। प्रत्येक कली फूल बनने के लिए ही उनका ईश्वर ने सर्जन किया है। तो बेटियों, आपकी जो टीन एज है ना, वो कली कली से फूटने की तैयारियां। बहुत सालों पहले मुझे लगता था टीन टीन क्या है, ये टीन टीन, वो टीन टीन बजाते वो है कि टीन की जो वो जो टीन नाम की मेटल है वो है। तो जब 11
आप लोग आज कहते हो 11 और फिर कहते हैं 12, फिर कहते हैं 13, 14, 15। ये टीन टीन TEEN ये क्या लेकर आई? ये जो इंग्लिश वाला 10, हम तो कहेंगे 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, वो तो घुल मिला ही चलता है। लेकिन यहाँ टीन की जब बात, आज हमारा विषय है टीन एज, तो आज मेरी प्यारी बेटियों को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। कोई बेटी टीन की ओर प्रारंभ हो रही है, कोई थोड़ा खिली है, कोई तो और थोड़ा, कोई 10th तक पहुंच गई है, तो वो भी तो बहुत खिल रही है। तो आप लोगों की तो वसंत है। वसंत ना आए तो पता है, वो कृष्णा ने सब प्लांट्स फेंक दिए ना, उखाड़ कर फेंक दिए। वैसे बेटियां जब माता के पेट में होती है, माता जी का पेट बड़ा बड़ा होता चलते, फिर एक दिन वो बच्ची माता के पेट से बाहर आ जाती है और सब खुश खुश हो जाते हैं। एक जमाना था खुश नहीं होते थे, लेकिन आज तो सब खुश हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, जिस घर में बेटी नहीं, बेटी है सुबह की लाली, और जिस घर में बेटी नहीं वो घर है खाली। उमा, मुझे तो इतना अच्छा लगा, मेरा मन फिर नाचने लगा कि वाह जया, तू बेटी बन गई हो, तू लड़की का तेरा शरीर है, तू बेटी बनकर आई हो। तेरे बिना तो माँ का घर भी खाली रहे, और अगर बेटियां ना हो तो बेटियां बहू कैसे बन जाए किसी के घर की। तो अगर कोई बहू घर में ना जाए तो वो भी घर खाली। तो बेटियों के बिना तो हर घर खाली रह जाए। तो ऐसी सुबह की लाली है, उसकी तो आरती उतारनी चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। क्यों उनकी आरती उतारनी चाहिए? क्योंकि वो ब्रह्मा है, वो सृष्टि का सर्जन ईश्वर कर देता है। फिर और नए संतानों का निर्माण करना हो तो वो बेटी करेगी। बेटी बड़ी होती जाएगी, फिर ससुराल में जाएगी, कितनी स्ट्रोंग बच्ची होती है, मम्मी पापा मम्मा 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 करती है, तो उसको सबको छोड़कर एक दिन चली जाती है और ससुराल जाती है। फिर ससुराल जाके उसका हस्बैंड होता है हैंडसम हैंडसम, और फिर घर में सास होती है, फिर घर में आगे 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 चलते फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो माँ बन जाती है, फिर उसका बच्चा उसको ममा कह के बहुत लाड प्यार करता है। ये जो बेटी है वो बच्चियां आप और मैं हूं। तो मैं तो टीन एज से निकलकर टीन एज में आई, फिर ओ अच्छा 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 अच्छा, फिर टीन एज में आ गए, तो एक दिन हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी। कैसी घटना घटी? तब तो वसंत आई, तब तो घर में हरियाली आएगी। एक दिन पीरियड आना शुरू हुआ। और बाबू, आप लोगों को तो कुछ कुछ पता है, हमारे जमाने में हमको कुछ पता नहीं था, जरा भी कुछ माताएं कहती नहीं थी। और एक दिन हमारे स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में एक बहना, हमारा व्हाइट ड्रेस हुआ करता था, तो वो उनका ड्रेस खराब हो गया, तो उनको लगा कि ये रेड कलर कहाँ से आया। वो डर गई। और फिर मैं उसके पीछे वाली बेंच में बैठती थी, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया रे। फिर उसको स्टाफ रूम में लेकर गई मैं, और वो बेचारी रो रही थी और रो रही थी, और फिर उसको कुछ नेपकिन दिया गया, उसको अच्छे से सेट कर लिया गया, उसका फ्रॉक भी बदल दिया गया, और फिर वापस पढ़ना शुरू हो गया। फिर वो ही हर बेटियों के जीवन में आता है, फिर हमारे जीवन में भी आया कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। तो हम भी रोने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। बहुत टेंशन आया, दुख लगा, और बहुत बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरी एक सहेली थी, साउथ इंडियन सहेली थी, तो
वो उसने उनकी माताजी ने मुझे बताया कि हमारी कम्युनिटी में तो जब बेटी को ऐसा पीरियड आना स्टार्ट होता है तो घर में म्यूजिक बजता है, सब खुश खुश हो जाते हैं और एकदम सेलिब्रेशन किया जाता है, पूजा रखी जाती है और अच्छे से सब अंदर घर में स्वर्ग 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 सब एंजॉय करते हैं। तो एक सहेली का ऐसा भी सुना हमारे समय में कि उनका पीरियड आ ही नहीं रहा था। 15 साल की हो गई, 16 साल की हो गई, 17 की हो गई, 19 तक हो गई, टीन एज खत्म होके 20 में आने वाली थी और वो चीज नहीं आई। उनके माता पिता टेंशन में आ गए। मेरी मम्मा को मिलकर रोती थी कि आपकी बेटी का कितना अच्छे से समय पे सब कुछ हो गया, हमारी बेटी का नहीं आ रहा है। फिर मेरी माता जी उनकी माता जी को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर को बताया। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, अभी तो आ जाना चाहिए था। फिर उसकी सोनोग्राफी करवाई, ये करवाया वो करवाया, सब कुछ करवा के फिर डॉक्टर ने कहा कि इनके पीरियड्स नहीं आएंगे। तो उनके पीरियड्स नहीं आएंगे तो रोने लगे वो लोग। तो हमको मुझे ये पता नहीं था कि ना आए तो रोना क्या उसमें, ये तो अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये तो 1 मंथ हो जाए और आ जाए, फिर वापस 3 4 5 दिन ये सब प्रॉब्लम। किसी को ज्यादा हो रहा है फ्लो तो उनको बेचारे को प्रॉब्लम, स्कूल भी जाना पड़े, सब काम भी करना पड़े, चल के स्कूल जाओ, वहां बेंच पर कितने घंटे तक बैठो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं ना, अच्छी बात है, तू लकी है, ऐसा मैं सोच रही थी। फिर हमारे स्कूल में जब डॉक्टर्स लोगों का प्रोग्राम हुआ, उन लोगों ने हमको समझाया कि ये जो मैं वो प्लांट को अपने घर लेकर गई और उसमें फ्लावर आया, तो फ्लावर आने से वो पौधा सुशोभित हो गया, हमारी आंखों को आनंद आया, एनवायरनमेंट साफ सुथरा होने लगा और ये फूलों से हमारी सृष्टि और उपवन सुशोभित होते हैं, सुगंधित होते हैं, रोग को दूर करते हैं और उनका पर्पस ही उसमें फूल फल आने चाहिए। तो यहाँ पीरियड्स न आना यानी कि फल फूल का न आना। तो अब आपको सोचना है कि ये उसकी पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो अब आप में से बेटियों को ये सारा तो चल रहा है, 1 मंथ हो जाए, 28 दिन हो जाए और फिर ये सब दिखे, फिर उसकी सफाई करो, फिर वो सारा चेंज करो और फिर अनकंफर्टेबल फील करो। कोई बात नहीं, वो याद रखना है कि जिनको ये नहीं आ रहा था तो उनके परिवार में कितना प्रॉब्लम। फिर उनको बताया गया कि उनकी शादी नहीं हो सकती, उनका मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मैरिज करो तो वहां भी फिर उनके वो माँ बननी चाहिए, तो पीरियड्स नहीं आएंगे तो वो माँ नहीं बन पाएगी और माँ नहीं बन पाएगी तो उनका उनका जो ससुराल का घर है उन लोगों को ठीक नहीं लगेगा। तो अगर पीरियड आते हैं तो ही आगे 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 हर प्रकार से बात बनती है। अब बच्चों ये समझते हैं कि ये क्यों होता है। हमारे हमारे शरीर में हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं और हॉर्मोन्स जब हमारे शरीर में बनते हैं, केमिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं, तो उसके कारण हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। मैंने भी महसूस किया है, हर व्यक्ति, हर माता, हर बेटी इसको महसूस करती ही है। तो चेंजेस में क्या होता है, ब्रेस्ट का पार्ट डेवलप होता है ना बहनों। फिर और बहुत, तो उसको बताऊंगी नहीं मैं, लेकिन आपको खुद को पता चलेगा कि आपका थोड़ा हाथ वो होने लगता है, आपकी थोड़ी यहाँ पता है अपने हार्ट और लंग्स के यहाँ बीच वाले साइड वाले पार्ट में थाइमस ग्लैंड होती है। ये थाइमस ग्लैंड है ना बहनों, वो जो अगर अच्छे से हेल्दी है ना
तो हमारे हमारे बॉडी का जो डेवलपमेंट है, अपनी हाइट है, फिर अपना शरीर का जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो सब अच्छे से डेवलप होती है। और टीन एज खत्म हो जाए तब तक वो सारा डेवलपमेंट करती है। और जैसे 19 और पीरियड ये सब आना कंप्लीट हो जाए, फिर हमारी हाइट भी नहीं बढ़ती। ऐसा हमको कहते थे बचपन में, और आज भी कहते हैं कि सही बात है। तो ये पीरियड आना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे हमारे शरीर का डेवलपमेंट, हमारे हॉर्मोन्स का चेंजेस, हमारा स्वभाव चेंज होता है, हमारी सोच चेंज हो जाती है। कोई कोई व्यक्ति तो बोलना ही बंद कर देते हैं, वो सबके साथ शर्माते हैं, उनको शर्म आती है, सबके साथ इंट्रोवर्ट्स हो जाते हैं। और कोई कोई एकदम बिंदास हो जाता है, बहुत एकदम से। कभी कभी क्या होता है, गुस्सा भी आता है। अब तक तो मम्मा 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 कर करके मम्मी के पीछे पीछे घूमते थे। मम्मी जो कहे ना मेरी मम्मी कहेगी ना वो मैं करूंगी। और फिर जब ये एज में ये सारा चेंजेस हमारे शरीर में, मन में आता है ना, फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर एक एटीट्यूड भी आने लगता है। फिर हमारे अंदर कुछ कुछ मैच्योरिटी आने लगती है। फिर हमारी सोच में कुछ बदलाव आता है, हमें इरिटेशन होता है, हमें गुस्सा भी आता है, फिर टेंशन वाला स्वभाव हो जाता है। फिर उसके साथ साथ एक बात ऐसी होती है कि हमें अट्रैक्शन होता है। लड़का लड़की को देख के अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के को देखकर अट्रैक्ट होती है। ये सारे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो देखो, ये सारा होना, अट्रैक्शन होना, ये कोई गलत नहीं है, ये कोई खराब बात नहीं है, ये कोई संस्कार, खराब संस्कार वाली बात नहीं है। ये तो ऐसे नेचुरल वे से होता है, हर व्यक्ति को होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, देखो हमें हमारे अंदर गुस्सा आने लगता है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मेरे शरीर में आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे शरीर में सब चेंजेस आ रहे हैं, मैं मैच्योरिटी की ओर हूँ, मेरा शरीर डेवलप हो रहा है। तो मुझे क्रोध तो आएगा, लेकिन मेरे क्रोध को, हे भगवान प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ, प्लीज हेल्प मी, सपोर्ट मी। और उसका साथ लेकर क्रोध को कंट्रोल करना है। बेचारी मम्मी ने कुछ कहा तो गुस्सा करके सीधा बैक वर्ड्स दे दिए, नहीं करूंगी, अब मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ, आपकी अब नहीं चलेगी। हाँ बहुत सुना आपका, अभी तक आपका ही तो मानते थे ना, अब नहीं मानूंगी। फिर हमारी सहेलियां हो जाती है, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी एक नई दुनिया बनना शुरू हो जाती है। फिर हम माता जी का कहना नहीं मानते, किसी का डर कम कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे बालों को अच्छे से बनाऊं, मैं ब्यूटीफुल दिखूं, कोई मुझसे अट्रैक्ट हो जाए, किसी को मैं पसंद आ जाऊं, मैं अच्छी दिखूं, लोग मुझे, मेरी तारीफ, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे, तो फैशन वाले कपड़े पहनने को जी चाहता है। फिर मेकअप, लिपस्टिक, बालों को काट काट के वो करना, और फैशनेबल कपड़े पहनना, एकदम चाम दिखे, चार्मफुल दिखे, ऐसा अपना सब एक्सटर्नल पर्सनालिटी को डेवलप करने को मन होता है। और बार बार मिरर में जा जाकर देखते हैं। और कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं, तू अच्छी नहीं दिख रही है, तेरे होठ तो बहुत बड़े हैं, तू किसी को पसंद नहीं आएगी। कोई कोई क्या कहते हैं, तू ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी मस्त लग रही है। फिर कोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अच्छा करने का बहुत प्रयास करने लग जाते हैं। हम बार बार मिरर में देखते, आगे से पीछे से, और एकदम से हीरोइन बनने का मन होता है। ये टीन एज में होता है। लेकिन इसके साथ साथ किसी लड़के को फोन करने को मन होता है, लड़कों से बात करने की इच्छा होती है,
चुप चुप के लड़कों को देखते हैं, चुप चुप के देखते हैं कि कोई लड़का मुझे देख रहा है कि नहीं। ये सारा अट्रैक्शन ये टीन एज में होने लगता है। देखो बुरा नहीं है, आगे समझते हैं कि ये सब हो तो क्या करना चाहिए। और ये सारा जब हो रहा है तब आप 8th में आ रहे हो, 7th में हो, प्राइमरी से सेकेंडरी में चले गए हो, सेकेंडरी से फिर हायर सेकेंडरी में जाओगे, 10th की एग्जाम देनी है। माँ और पिताजी बोलते हैं देखो अच्छे क्लासेस दिए हैं, पैसा हमारे पास नहीं था तो मासी से लेकर तेरे क्लास बहुत बढ़िया हमने लिए है, 1 लाख रुपया फीस भरी है, अच्छे से परसेंटेज लाना है। मान लीजिए आप 5th 6th में हो, 7th में हो और आपके अंदर ये सारा चेंजेस आ रहा है, तो भी आप फैशन करेंगे, तो भी आप अट्रैक्ट होंगे और आप ये सारी चीजों में चले जाएंगे। हमें पढ़ने का भी मन हो सकता है हट जाए, हमारे मन में वो ही सारी चीज दिख रही है, हमें किसी की तस्वीर मन में आ रही है, फिर चुप चुप के मां सो जाए। सब आपके हाथ में तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल में है, मोबाइल में व्हाट्सएप है, फिर फेसबुक है, वेब सीरीज है, बहुत कुछ है। आप लकी नहीं हो, हम लोग लकी थे, हमारे सामने ये सारा जमेला था ही नहीं। हमको ना बॉलीवुड ना हॉलीवुड, हम तो क्या बताऊं आपको, हम लोग एकदम बुद्धूराम थे, हमको कुछ ऐसा पता नहीं था। आप लोगों को सब कुछ यूट्यूब पर जाकर आप देख लेते हो। फिर आपका कल कल सरप्राइज टेस्ट है, कल यूनिट टेस्ट है, कल टर्मिनल एग्जाम है, वाइवा है, ये संडे की एग्जाम है। वो सारा जो है पूरा पैकेज स्टडी का, उसमें आपको मन नहीं लग रहा है, आपका मन वो सारी चीजों में लगा पड़ा है। माँ को बोल रही है मैं अब पढ़ने बैठती हूँ, रिवीजन करने बैठती हूँ, और मोबाइल में क्या देखना शुरू कर दिया, एक पिक्चर देख लिया और पूरा टॉपिक आपका चला गया। अब तो नींद आने लगी है, अब तो कल एग्जाम में क्या लिखेंगे, फिर टेंशन आने लगता है, फिर हमारा जो हैप्पी हॉर्मोन्स है वो डैमेज हो रहा है। अब आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स बन नहीं रहे हैं, सीक्रेट नहीं होने लगते, टेंशन में आ गए हो, अंदर एक साइक्लोन आ गया है, अंदर तूफान आ गया है, आपका केमिकल्स और हार्मोन सब इम्बेलेंस हो रहे हैं, आपकी धड़कनें बढ़ रही है, आपको पसीना पसीना आ रहा है। अब एग्जाम में मैं लिख नहीं पाऊंगी, मैं तो फिल्म देखने में चली गई, अब कल क्या लिखूंगी, मार्क्स कम आएंगे, पापा भी डांट लगाएंगे, माँ लगाएगी, स्कूल में टीचर हमें हमारा इंसल्ट करेंगे। ये सारा पैकेज दिखने लगता है, ये टीन एज में होता है। तो आओ ये जो सारी बातें हैं उसमें अब हम कैसे इसमें नहीं फंसना है, इस बात पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 11 ओमकार करेंगे, कमर से सीधे होकर, प्यारे प्रभु का नाम है ओम, उसको 11 बार बोल बोल के अच्छे से लंबे लंबे ओमकार करके हमारे अंदर एक अच्छा मतलब फेस करने का, टैकल करने का, ओवरकम करने का, इस टीन एज में जो भी होता है उसको, उससे पार होकर अपना जबरदस्त करियर बने, अपना अच्छा सा अच्छी से हमारी तस्वीर बने लोगों के सामने, सोसाइटी में, फैमिली में। उसके लिए 11 ओमकार सबसे पहला ये स्टेप करना है। फिर गर्लफ्रेंड हो हमारी, उसका भी हमें अच्छे से चयन करना है कि वो फैशन करने वाली है, वो बॉलीवुड की और वो राखी सावंत की बात कर रही है, वो क्या कर रही है, वो कैसी फिल्म देख रही है। अब सबसे पहले बहनों आज के बाद अपने अपनी जो फ्रेंड्स है वो उसकी क्वालिटीज देखना है, तो उससे हमें बाहर आना है और अच्छी फ्रेंड बनाकर उसके साथ रह के उसके जैसा बनना है। और अगर कोई आपकी फ्रेंड बिगड़ रही है तो उसको भी बचाना है, उसको भी बचाना है। और आपको पता है, आपने सुना होगा बैड टच और गुड टच, ये तो छोटे छोटे बच्चों को बताई जाती बात है, लेकिन ये आपका SEX वाला जो वर्ड है वो कितना बेकार है, उनको बहुत खराब बना दिया है। और अगर इस एज में अट्रैक्शन हुआ आपको
और आप किसी बॉयफ्रेंड के चंगुल में फंस गए, वो बॉयफ्रेंड तो वो भी तो आपकी उम्र का है, उसको वो भी तो मैच्योर नहीं हुआ है, अभी मैच्योरिटी की और चलना है, वो भी तो स्कूल नहीं जा रहा है, वो भी तो बंक करने का मन कर रहा है, वो भी तो फैशन कर रहा है, वो भी तो टपोरीगिरी कर रहा है, वो भी तो हीरोगिरी कर रहा है, आप भी तो उसकी हीरोगिरी में फंस गए, तो आपका करियर नहीं बनेगा, आप रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं बनोगे, आप एक अच्छा कैरेक्टर नहीं बना पाओगे, आपकी एक अच्छी इमेज नहीं बना पाओगे। तो देखो कभी भटक ना जाना झूठे हास विलासों में, करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, इस जग में तुम ऐसे जीना कभी न करना मनमानी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। प्यारी बेटियों, आपको पता है जब वो फूल खिलता है ना, वो अभी पे फूल याद करना, उसके नीचे एक वज्र होता है, एक सपोर्ट होता है। जब कली होती है ना बंद बंद, तो वो ग्रीन ग्रीन होती है, वो ग्रीन ग्रीन होती है, ग्रीन ग्रीन होती है, और उसके अंदर जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है उसको वो संभाल के रखती है। और जब अंदर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन जब अच्छे से होता है तो वो उसको रास्ता देती है, और फिर धीरे 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 खुलते 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 फिर वो ऐसे नीचे ही रह जाती है, और ऊपर फूल खुल जाता है, खिल जाता है। तो वो जो नीचे है ना, नीचे मोगली कहेंगे कुछ टाइम के लिए उसको, तो वो ना फूल जब तक जीवन उसका चलता है तब तक वो नीचे उसको पकड़ के रखती है। अब आप जो हो ना, वो खिला हुआ फूल हो, खिल रहे हुए फूल हो, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर का ऐसा खुला हुआ है जो नीचे सपोर्ट दे रहा है, जैसे ये ग्लास है तो उसको मैंने सपोर्ट दिया, तो वैसे ये जो ग्रीन कलर का फूल के नीचे होता है ना, वो तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे पापा है। तो वो तुमको संभाल संभल के रखेंगे, संभल संभल के रखेंगे, संभल संभल के रखेंगे। उनको डर लगेगा कि मेरी बेटी कहीं फंस न जाए लड़के में, उसका बॉयफ्रेंड ना हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो, अच्छी अच्छी फ्रेंड हो, अच्छे माता पिता की बेटी उसकी फ्रेंड हो, उसके घर में अच्छा अच्छा विचार हो। वो कहीं पिक्चर देखने के लिए तो नहीं चली गई ना, वो क्लास में बंक करके पिक्चर में तो नहीं चली गई, ये स्कूल में तो गई है, लेकिन क्या पढ़ती होगी कि नहीं बराबर। वो सारी देखभाल करती है, चिंता करती है, भगवान को प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरी बेटी को बचा लेना, वो कहीं फंस ना जाए, क्योंकि अभी टीन एज में चल रही है ना, अभी वो पीरियड्स भी आ गया है, कोई उसको फंसा लेगा तो वो क्या करेगी, हमारे घर का नाम खराब होगा, वो बदनाम हो जाएगी, वो कैरेक्टरलेस कहाएगी। हे प्रभु मेरी बिटिया तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको गले लगाती हूँ, रात को सोती है तो माँ उसके गाल पर हाथ फिराती है, अच्छे से ओढ़ कर चली जाती है, पापा उसकी जॉब में अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाई करा के उसको इंजीनियर बना लूं, उसको डॉक्टर बना लूं, ऐसा ऐसा सोचते माता पिता दिन रात। और माँ कहती है ना बच्चा पढ़ लो, हाँ हाँ हाँ, आपको तो पूरा दिन ऐसा ही लगता है, क्या हम पूरा दिन पढ़ा करें, ऐसा आप बोल देते हो, आप बड़ा इंसल्ट कर देते हो। तो भी मान चुप चुप के रो लेती है, पता है बच्चों आपको, जब अपने बच्चे ऐसा सामने बोल देते हैं ना तो माँ रोती है, पिता को भी बता नहीं सकती, नहीं तो पिता डांट लगाएगा, पिता भी टेंशन लेगा, तो वो अकेली अकेली रोती है। और 1 मिनट तब तक मानसी बात करिए। जी बहनों, आगे के कार्यक्रम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने तैयार रखना, हम 10 से 15 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर का आज ही। और अगर आपको कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो तो आप हमें लिखकर प्राइवेटली भेज देंगे तो हम भी पूछ लेंगे एंड में। जी जया जी।
आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। हाँ, धन्यवाद मानसी, क्षमा चाहती हूँ, घर में कोई नहीं है ना, अकेली हूँ, तो बेल बजती है तो कोई उसके लिए रास्ता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो माँ को ऐसा होता है कि ना मेरे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और संस्कारी होकर आगे बढ़े। तो आप टीन एज में हो, ये तो बसंत है। टीन एज इतनी प्यारी एज है, हम 100 साल जन्म से 100 साल तक जीते हैं, उसमें जो 11 से 20 या तो 12 से 3 शब्द यूज किया है ना, तो 12 से 19 तक हमारा बहुत जबरदस्त, बहुत क्रीम पीरियड है। एंजॉय करना मतलब अपनी बुद्धि को जबरदस्त बनाना, जो चीज खराब है उससे कैसे दूर रहना। बैड टच, कोई हमारे सामने खराब दृष्टि से देख रहा है, हमें कुछ मिलने की बात कर रहा है, वो कहता है कि आओ हम इस गार्डन में मिलेंगे, तो वहां हमें उसकी बातों को नहीं मानना है। हम हमारे टीचर को बता देना है, हमारे मम्मा को बता देना है। और कोई हमें टच करे, कोई लड़का टच करे, कोई प्यून टच करे, कोई हमारा सर हो हमें टच करे, तो उसको टच होने नहीं देना है। और ये जो पीरियड्स है उसमें सफाई रखना है, बहुत अच्छे से मन को खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे विचार करना है। और बहनों, सिंगिंग का जो हमारा एक जो हॉबी है ना, वो डेवलप करनी चाहिए। आप कभी कभी गाया करो, कोयल की आवाज हम सुनते हैं तो कितना प्यारा लगता है ना, हम लता मंगेशकर जी को सुनते हैं तो कितना प्यारा लगता है। आप अपने लिए गाओ, आप अपने लिए गाओ, छोटी छोटी पंक्तियां बनाओ, किसी की बनाई हुई पंक्तियों को बाय हार्ट करो। लेकिन जो आपकी टीन एज है उसमें अगर 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 आप बॉलीवुड में चले गए, आप हीरोइन बनने लगे, अपने आप को फैशनेबल बनाने में चले गए, और उस बीच वो हमारी पढ़ाई छूट गई, उस बीच हमारी माँ का रिस्पेक्ट छूट गया, उस बीच दादी कुछ कह रहे तो उसका हमने इंसल्ट कर लिया। अगर हम फैमिली मेंबर्स के, हमारे एल्डर्स, हमारे वेल विशर है, उनकी अगर बातों को, क्योंकि वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, मम्मा क्यों गुस्सा कर लेती है, वो टेंशन में पड़ी रहती है, उनको डर ही लगता रहता है कि ये बिगड़ न जाए, ये बिगड़ न जाए, इसलिए जरा ज्यादा आपके ऊपर वो सर्वे करती है, आपके ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन करती है, तो वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो कोई बात नहीं ना, आपको समझना है आपकी टीन एज की उनके ऊपर इफेक्ट आई है, तो आप उनको संभालो। हमारी मम्मा को गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसा हमें करना होगा। और उनको कहो, ओ माय डियर मॉम, मॉम नहीं अच्छा लगता, माता जी आप मेरी फ्रेंड हो और मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, आप मेरी रियल फ्रेंड हो, आप मेरी गुरु हो, आप मेरी टीचर हो, आप मेरी वेल विशर हो, आप मेरे लिए होल एंड सोल हो। मैं आपको एक भी बात छुपा के नहीं रखूंगी, आपके लिए, आपके सामने मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। एंड डोंट वरी अबाउट मी, मैं अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। टीन एज तो मेरा फ्रेंड वाला एज है, मैं तो उसको गले लगाऊंगी टीन एज को, और अपने आप को डेवलप करूंगी, एक ऐसा फ्लावर बनूंगी पूरी तरह खुल जाए। और आप मेरा सपोर्ट बनते रहना, आप मेरा सपोर्ट बनकर रहना। अगर मेरे अंदर ये डेवलपमेंट, टीन एज और ये पीरियड का और हॉर्मोन्स का चेंज होना, बॉडी का चेंज होना, उसमें सारा चेंजेस आना, अगर ये ना होता, तो कृष्णा ने जैसे पेड़, जो डालियों को, ब्रांचेस को नीचे फेंक दिया कचरे में, और जया ने एक डाली लाकर उसको अच्छे से डाल के जब उसमें फूल आता देखा तो खुशी खुशी हो गई, वैसे हे मेरी माता जी, मैं भी एकदम से कली के रूप में निखरी हूं। पीरियड आया यानी मैं कली बन रही हूं, और 19 तक कली से खुलती 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 अच्छे से डेवलप हो जाऊंगी, मेरे हर एक अंग अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं डिग्री लेकर डॉक्टर, लॉयर, एमबीए, इंजीनियर,
जो भी कुछ मैं बन जाऊंगी, राइटर बन जाऊंगी, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी, मैं टीचर बन जाऊंगी, हो सकता है मैं आईपीएस बन जाऊं, ये सारा बनती जाऊंगी। पैरेलली मेरा फिजिकल डेवलपमेंट, मेरा मेंटल डेवलपमेंट, मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल सब डेवलप करके इतनी मस्त बन जाऊंगी। जया माता जी का वो जो फ्लावर था वो फ्लावर बनकर आप मुझे ससुराल भेजोगे, वहां मैं कलरफुल बनकर, सुगंधीदार बनकर वहां भी महकाऊंगी, चहकाऊंगी और दोनों घर को भरपूर बनाऊंगी। तब जाके बेटी है सुबह की लाली, और जिस घर में बेटी नहीं वो घर है खाली। ये बात को मैं एकदम से सफल बनाऊंगी। तो हर कली फूल बनने के लिए निर्माण हुई है। तो आइए बेटियों, अब आपको इस टीन एज में एकदम पॉजिटिवली और करियर को एंजॉय करते हुए, अपने फ्यूचर को डेवलप करते हुए अच्छे से कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होना है, कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होना है। अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन उसकी ओर मुड़ना नहीं है, उसकी ओर मुड़ना नहीं है। सीधे 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 चलते 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 एक दिन अपना नाम बनाना है, मीरा आर्य बनाना है, मैडम कामा बनाना है, अपने आप को अरुणिका बनाना है। जो पटरी पर ट्रेन 40 ट्रेन निकल गई, पैर कट गए, रात भर सोई रही, लेकिन माउंट एवरेस्ट को पार करके हिस्ट्री में नाम चला गया। और जोया अग्रवाल जो सैन फ्रांसिस्को से 250 पैसेंजर को लेकर 16 घंटे की जबरदस्त उड़ान भर के नॉन स्टॉप वो भारत पहुंची, बेंगलुरु पहुंची। ऐसा हमें भी इतिहास, वो सभी टीनेज में थे लेकिन वो सब इधर उधर नहीं भटके अपने आप को कंट्रोल करके इतिहास बना दिया। आइए प्यारी बेटियों, आपको मैं शुभकामना देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। आप कोई भी चीज में फंसो नहीं, डरो नहीं, बहादुर बनकर अपने आप को मस्त खिला हुआ फूल बना दो। यही शुभकामनाओं के साथ यहाँ विचारों को विराम देती हूँ। बहुत कुछ छूटा है लेकिन मेरी प्यारी बच्चियां थक ना जाए इसलिए इतना समय तय किया है। तो आइए, आपको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये सारी बेटियों के सामने आने का अवसर मिला। अब आपके अंदर छोटे छोटे सवाल हो तो जरा भी संकोच नहीं करना है, आप सवाल पूछिए, जवाब देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। मानसी। जी जया जी, हम कुछ देर रुकते हैं, अगर किसी भी बहन को अपना सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अगर ना हो तो फिर हम पूर्ण तिथि की ओर आगे बढ़ेंगे। मानसी, मैं आशा करती हूँ कि एक दो बेटियां सवाल करें। हो सकता है आपके पास उनके सवाल आ जाए, शर्म आए तो आपको दे दे और फिर आप मुझे पूछिए। जी जी जरूर, मैं वेट कर रही हूँ क्वेश्चंस का। देखो अभी आपको आने लगेंगे सवाल, एक दो तो आएंगे। जी जया जी, हमारे पास एक सवाल है। अगर डर लगता हो कि माँ क्या कहेगी तो क्या करे, लेकिन प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि किस बारे में क्या कहेगी, तो हम वेट करते हैं क्वेश्चन कंप्लीट होने का। ओके। मुझे क्वेश्चन था कि हम जब पीरियड में होते हैं तो हमें पेट दर्द होता है, वो क्यों होता है? ओके 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 ओके, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए, जब हमारे शरीर में
जो हॉर्मोन्स चेंज होते हैं और हॉर्मोन्स चेंज होने के कारण ये जो बदलाव आता है, और हमारा जो बेटी मतलब नारी के अंदर जो यूट्रस भगवान ने बनाया है, वहां ये सारा जो पार्ट है वो इकट्ठा होता है, और फिर वो 1 मंथ पूरा होने के बाद फिर वो बाहर निकलता है, स्त्राव होता है, उसको फ्लो बोलते हैं, जो भी कहो। तो उस टाइम शरीर के अंदर बदलाव के कारण कोई पार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होता है, एब्डोमिनल पार्ट में, तो कहीं मतलब संकोचन होता है, तो कभी प्रसारण होता है, तो वो वहां जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसके कारण पेन होना, ये तो बहुत इसका एक पार्ट है। किसी के पैर में दर्द होता है, तो किसी के पेट में नीचे वाले पार्ट में, एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, वहां दर्द होता है, किसी को उल्टियां भी होती है। तो ये सब वैसे अच्छी बातें वैसे नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में बदलाव लाने की, बदलाव होने की कुछ अंदर कैपेसिटी है। तो जब हमको ये दर्द होता है, हमें भी होता था, और कभी कभी एकदम ज्यादा होता था, तो बेलेंडोना करके स्पांसबीडोन है, तो वो मेडिसिन ले लेते थे, उसको वो पेन किलर होती है, तो वो कभी कभी एकदम से अनबेरेबल हो तो ले लेना चाहिए। बाकी तो रेस्ट भी इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन टीन एज में तो बच्चियां स्कूल जाती है, तो आप रेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन इसको टॉलरेट करने के लिए आप प्रयास करें। क्यों होता है उसका जवाब दिया कि अंदर चेंजेस आते हैं इसलिए, और उसका उपाय भी बता देती हूँ कि अगर आप धनुरासन करते हो, जो पेट के बल पर सो के बीच वाला जो एब्डोमिनल पार्ट है वो स्ट्रेच होता है धनुरासन में, तो उसके कारण वहां के जो मसल्स है, वहां के जो ऑर्गन्स है, उसमें स्ट्रेचिंग होता है, और फिर जब वापस चलते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड का जो अमाउंट है वो अच्छा समा जाता है, तो वो एरिया हेल्दी बनता है। तो आप धनुरासन करें, और पेट के बल पर, जब पीरियड हो तब नहीं, लेकिन पीरियड नहीं है तब ऐसे स्ट्रेचिंग वाला, और पेट के बल में प्रेशर आता है, दबाव आता है, स्ट्रेचिंग आता है, खिंचाव आता है, तनाव आता है, ऐसे अगर आप आसन करोगे तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डरना नहीं है, माइंड सेट रखना है कि ऐसा तो होगा। जब बारिश आती है, घर में कहीं से पानी आए तो हम डर जाते हैं, तो लीकेज हो रहा है, लेकिन घर से जब बारिश आती है तो हर जगह लीकेज 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 होता है, तो हम डर जाते हैं। हमको पता है, हमारा माइंड सेट है, हमने बचपन से देखा कि वो तो बारिश है, वो तो बहुत प्यारी मॉनसून है, तो उसको तो एंजॉय करना चाहिए। वैसे हमारा ये जो पैकेज है ना पेन का, वो उसको नॉर्मल ले लीजिए, और उसको कम हो उसके उपाय कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जी जया जी, वो सवाल ऐसे था कि अगर हमें डर लगता हो कि माँ इस बात को सुनकर क्या कहेगी, तो इस डर को कैसे निकाले कि अगर मुझे माँ को बताना हो कि मुझे इससे अट्रैक्शन हुआ है। ओके मानसी, जो भी बेटी का सवाल है उसका धन्यवाद करती हूँ। उस बेटी ने बड़ा साहस किया है। ये एज में लगभग लगभग हर व्यक्ति को ऐसा हुआ होता है, ठीक है। अब हुआ, हमने बताया कि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो उससे केवल अपने आप को बचाने का बहुत स्ट्रोंगली उसमें एफर्ट्स लगाने हैं। अगर नहीं लगा पाए और अट्रैक्ट हो गए हो, और आपने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है, तो उस माँ को कहने से पहले अपने आप को समझाना है कि ये अब अट्रैक्ट होने का समय गलत है, समय गलत है। तो ये माँ को कहना पड़े, ऐसा ही नहीं करना है। स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, लीव हिम, बस ये बात अच्छी है ही नहीं, यहाँ अट्रैक्ट नहीं होना है, ये जल्दी हो रहा है, ये 25 साल के बाद 22 साल के बाद वाला काम है, तो ये अब तो नहीं करना है। फिर भी वो वहां से हेरेसमेंट हो रहा है,
वहां से आपको ब्लैकमेल कर रहा है लड़का, और आप एकदम से अंदर घबराए हुए हो सकता है कोई घटना घट जाए, कुछ गड़बड़ वाली घटना हो जाए, कोई हमको वो हमें मार दे या तो बदनाम कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो डरना नहीं है, हो गया सो हो गया, अच्छा तो नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई बात नहीं ना, ऐसे तो पहले होने ही नहीं देना है, ऐसे स्ट्रोंग बनना है। अगर अगर नीरा अपने पति को खत्म कर सकती है, सुभाष चंद्र जैसा देशभक्त राष्ट्र को आजाद करने के लिए आजाद हिंद सेना का फौज तैयार करता है, ऐसा देशभक्त को बचाने के लिए अगर वो उनको मार सकती है, अंडमान निकोबार की यातना को सहन कर सकती है, वो आदिवासी विस्तार में उसको टुकड़े करके फेंक देते हैं, टुकड़े करके मतलब घायल करके, और वो फूल बेचकर जीवन जी सकती है, तो हमको तो इतना ही कंट्रोल करना है कि उनकी तो टीन एज में उनके स्वयं के माता पिता भी नहीं थे, और छज्जू राम के वहां वो गए, और वहां से वो कहां से कैसे 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 भगत सिंह ये वो सब, वो तो लकी थी तो बॉलीवुड के बदले उसको वो सब मिले, लेकिन यहाँ हमें तो बॉलीवुड मिल गया है, कितने गंदे कपड़े कितने कम, तो वहां आप चले गए, वो अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन नो प्रॉब्लम, बेटियां अपनी माँ को सबसे, कोई फ्रेंड को भी पहले नहीं कहना है, सबसे पहली रियल फ्रेंड है माता जी, उनको कहिए कि माँ ऐसा हुआ है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे एट्रैक्शन में आगे नहीं चलना है, लेकिन मुझे रुकना है, माँ मुझे बचा लो, मैं क्या करूं। अगर आपकी लाइफ जबरदस्त बनानी हो, मजबूत बनानी हो, ऑर्डिनरी भी, नीचे वाली नहीं, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने देते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी भी बनानी है ना बेटियां, डरना नहीं है, डरना नहीं है। एक बार माँ डांट तो लगाएगी, हो सकता है जोरदार थप्पड़ लगा दे, पिता को भी बताएंगे, पिता भी मारेंगे, आपको घर में बंद कर देंगे, आपको स्कूल जाने नहीं देंगे, होगा, कोई बात नहीं, वो लोग भी तो बेचारे सही है ना, और आप भी तो चलो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो अब माता जी को बताइए, लेकिन माता जी को बताने से पहले आपका मन ये कहना तैयार हो जाए कि मुझे यहाँ स्टॉप होना है, इतना तो होमवर्क करना पड़ेगा, फिर आप माता जी को बताओ, और होमवर्क नहीं कर पा रहे हो तो भी बताओ, फिर आपकी माता जी आपको अच्छे से गाइड करेगी। डांट लगाए तो सहन कर लेना, लेकिन मम्मा सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई है, आप बहुत अच्छी हो, आपने हमें बहुत अच्छा समझाया था, लेकिन मैं समझ ना पाई, मैं थोड़ी ऐसी हो गई हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं रहा, मम्मी प्लीज सॉरी बट हेल्प मी। फिर आगे रास्ता भगवान खोलते जाएंगे, अच्छे से सब होता जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। आइए आगे बढ़ते हैं। जी एक सवाल है जया जी कि जी, नीलिमा का नाम हिस्ट्री में क्यों नहीं है? नीलिमा, उन्होंने लिखा नीलिमा, लेकिन मुझे लगता है उनका कहने का मतलब नीरा था। हाँ हाँ, हाँ, उनका नाम हिस्ट्री में क्यों नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड, रोना आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है पहले मैं रो लूं, नीरा को श्रद्धा सुमन आंसुओं के साथ अर्पण करूं कि हे नीरा, हे आर्या, आर्य परिवार की बेटी, तेरे यहाँ अजीत सिंह जी का पोता भगत सिंह आ रहा था, तेरे यहाँ सुशीला भाभी, दुर्गा भाभी और लोग आ रहे थे, और तेरे पिता आर्य थे, आर्य समाज से, ऋषि दयानंद से जुड़ा था, और मानसी ऋषि दयानंद से स्थापित आर्य समाज, और आर्य यानी वेदों में बताया श्रेष्ठ, और वो श्रेष्ठ परिवार में ये नीरा चली गई और श्रेष्ठता से भरपूर जीवन जी लिया। लेकिन अंग्रेजों की बात करो तो अंग्रेज, और हम कांग्रेस की भी खुले बात कर लेते हैं, उन्होंने हमारा इतिहास, जो हमारे क्रांतिवीरों, सुभाष चंद्र बोस ने तो क्या कहा था, जब नीरा ने ऐसा किया ना कि देशभक्त को बचाने के लिए तूने तेरे पति को खत्म कर दिया, नीरा, जब 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 शहीदों के नाम लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम तेरा होगा। लेकिन आज मेरी बेटी ने सवाल किया है कि पहला नाम तो ठीक है, लेकिन नाम क्यों नहीं आया। तो जो आर्य विचारधारा से, आर्य समाज से जुड़कर ऋषि दयानंद के जो
1857 का जो रिवॉल्यूशन था उनकी नींव डालने वाले ऋषि दयानंद ने जो हिस्ट्री बनाई, झांसी वाली रानी, तात्या टोपे और मंगल पांडे, ये सारी टीम के साथ बैठकर प्रेरणा देने वाले ऋषि दयानंद ने जो ये विद्रोह किया, उसका जो इतिहास है, फिर 80% इस आजादी में जो चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, ये सारे भगत सिंह, वो सारी टीम उसकी, और भी कितने लोग जो मीरा का नाम नहीं जानते हैं, वैसे सुशीला भाभी का भी नाम तो कहाँ जानते हैं, दुर्गा भाभी का नाम भी तो थोड़ा थोड़ा तो आया है, लेकिन कैसे कितनी नारियों ने भी क्रांति करके, अभी भरूच में नीराबेन करके है, तो भरूच में उसने बहुत मतलब अंग्रेजों वहां उसने ब्रिज बनवाया, तो कितनी मतलब चुप चुप के कर करके, तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें हमारे कांग्रेसियों ने, हमारे नेहरू की टीम ने, उसके बाद 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 अब तक जो पूरी टीम है उसने यही काम किया है। मुगलों का इतिहास भरपूर दे दिया, अकबर से लेकर कहां तक आ गया। और मेरे प्यारे शिवाजी छत्रपति जी, ये तो महाराष्ट्र के वीर लोगों के कारण, मराठाओं के कारण वो 4th स्टैंडर्ड में छत्रपति शिवाजी का इतिहास आ गया, तो हम छत्रपति शिवाजी को समझ गए। लेकिन जो 80% लोग आर्य समाज से जुड़े थे, क्रांतिकारी समाज से जुड़कर उन्होंने आजादी का आंदोलन किया था, और वो इतिहास एकदम से छिपा दिया गया है, उसको अंदर पैक कर दिया गया है, और मुगलों का इतिहास और कांग्रेसियों का इतिहास आगे आया है। इसलिए हम कहेंगे कि हैदराबाद में उनको किसी ने, कोई साहित्यकार ने उनको अग्निदाह देकर उनका खत्म किया, और उसकी झोपड़ी को भी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो 1928 में चली गई और 1902 में उसका जन्म हुआ है। इतनी छोटी एज में ये नीरा कमाल का जीवन जी के चली गई, तो इसका इतिहास इस तरह से ढक दिया गया है। तो नीरा को आइए, आज मेरी सारी टीनेज बेटियां उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेगी और उनको रोल मॉडल बनाएगी। हमने अगर बॉलीवुड की कोई हीरोइन को जो उसको रोल मॉडल बनाया हो तो उसको फेंक दीजिए। और ऐसी ऐसी क्रांतिकारी आप, मैं अंजू बेन, अपनी छोटी छोटी सी बात, जो अपनी जो सीरीज है ना, उसमें एक एक आज बेटी ने सवाल किया है, तो मेरे अंदर क्रांति की ज्वाला उठी है। आप महीने में एक बार, या तो जो बेटियां कहे उसके हिसाब से मैं एक एक क्रांतिकारिणी बहनों का जीवन लेकर आऊंगी, उनका मैं जीवन लेकर। ये सारी हीरोइन है हमारे लिए, ये सारी हीरोइन है, उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना काम किया है, अपने गहने बेच दिए हैं, बच्चों को वो कर दिया है। नीरा के तो बच्चे ही कहाँ हुए, उसने तो देश के ऊपर ही फोकस किया। तो आइए, इसलिए नीरा का नाम इतिहास में नहीं है। और अपनी चानू, मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर, तिरंगा लेकर कैसे दौड़ी है और कैसा भारतवर्ष में नाम अभी उनकी बोलबाला है। तो वो भी तो अमेरिका में जब उनका जो चला और खाना पीना वो खा रही है अपने चावल बनाकर, और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि ये अकेली क्यों, सब प्लेयर है तो उसका सबके साथ उसका खाना क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब ऐसे इंक्वायरी की तो कहा कि वो अपने ही चावल बनाकर खा रही है। तो पूछा गया कि क्यों अपने चावल खा रही हो, तो बोले कि मेरे भारत की मिट्टी से बने चावल है ना, उसमें दम है, और मैं उस चावल के बिना कोई अन्न नहीं खा रही हूँ, दूसरे देश का नहीं खाऊंगी। तो बोले तुझे ये विचार और ये क्रांति तेरे अंदर कैसे आई, तुझे तेरे देश की मिट्टी के ऊपर इतना मान कैसे हुआ। तो बोले कि बचपन में मुझे सत्यार्थ प्रकाश प्राप्त हुआ है, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ पढ़ के मेरे अंदर ये देशभक्ति आई है। बहनों, आपकी माताओं को, बेटियों, सत्यार्थ प्रकाश में जोड़िए, और हम लोगों को क्रांतिकारी जीवन जीना होगा। हम बालों को सजाएंगे, हम नाटक करेंगे, हम ड्रामेबाजी करेंगे, हम अपने आप को फैशन में ला जाएंगे। छोटी छोटी बेटियां डार्क लिपस्टिक लगाती है। क्यों छोटी छोटी बेटियां डार्क लगाती है लिपस्टिक? क्योंकि माएँ लगा रही है, इतनी इतनी बुट्टी लगा रही है, कान छोटे छोटे, कान से भी बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि माँ पहन रही है। तो पहले माँ को क्रांतिकारिणी बनना होगा, माँ भी तो सब कुछ कर रही है। तो नीरा ने ये नहीं किया, मैडम कामा ने नहीं किया, ऐसे बहुत सारी है, सुशीला ने नहीं किया, दुर्गा भाभी ने नहीं किया, नीरूबेन ने नहीं किया, बहुत सारे नाम है, राजबाला है, विद्योत्मा है, संस्कृति की रक्षा की इन्होंने।
तो आइए इस सवाल को यहाँ पूरा करती हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद जया जी। आगे मैं अंजू जी को आमंत्रित करूंगी उन्हें 2 शब्द कहने के लिए। स्वागत है। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? आप एक डिवाइस से लीव हो जाइए, एको हो रही है आपके पास। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी परफेक्ट है। जी, सभी को नमस्ते। जी नमस्ते। अब तक आपने जो सुना उसी बात को मैं आगे दोहराना चाहूंगी। अभी माता जी ने मीरा चानू की बात कही, जो उसी के बारे में बताना चाहूंगी मैं कि जिसने आज सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक में, हमारे भारत को मेडल दिलवाया, उस बेटी का साहस देखिए, वो उसी दिन पीरियड में हुई थी। लेकिन मैं आज आप सबको हिम्मत देना चाहती हूँ कि बेटियां, आप जो पीरियड्स में होती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए घबराने वाली भी बात नहीं, ये समझाना मैं चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये बात रखी है आप सबके बीच कि ऐसी ही घटना मेरे जीवन में भी थी। मेरी बेटी सेकेंड टाइम पीरियड में हुई, तब उसे जयपुर स्टेट लेवल पे खेलने जाना था और वो भी पीरियड में हुई। तब मैंने उसको भी हिम्मत दी थी, जैसे आज आप सबको दे रही हूँ, कि ये तो एक शारीरिक चेंज है। अगर आप अपनी मानसिकता बनाएंगी तो आप मीरा भी बन सकती हैं और आप नीरा भी बन सकती हैं। और आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने आप को आकर्षण से बचाना है। जैसे माता जी ने कहा कि जो आकर्षण हो भी जाए कभी, तो आपको स्ट्रिक्टली वहां पे स्टॉप करना है। तो ये बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और एक बात कहूंगी इसमें कि अंतरिक्ष में जो महिलाएं काम करती हैं, हमारी कल्पना चावला गई, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, तो वो भी तो सब पीरियड्स में होती है। और मैं अपने मुंबई की ही बात कहूँ, जो आपके जीवन में है, आपकी आंखों के सामने है, रोज की डेली ट्रेन सिर्फ महिलाओं की पूरी भरपूर ट्रेन जाती है मुंबई से सेंट्रल की ओर, सेंट्रल से वेस्टर्न की ओर, भरी हुई पूरी, और सारी महिलाओं की ट्रेन होती है। और ये पूरी भरी भरी महिलाओं की पूरी ट्रेन, क्या उसमें वो पीरियड्स में नहीं होती? बेटियां होती है ना? तो तब वो भी अपना कार्य हिम्मत से कर रही हैं। तो हमारे जीवन में भी जो ऐसे पड़ाव आते हैं और ऐसे कभी तबीयत का चेंज मन में फील होता है, तो हिम्मत से काम लेना है और आगे हमें ये साहस करना है कि हम ऐसे पड़ाव में अपने आप को हिम्मतवान बनाएं, घबराए नहीं, डरे नहीं और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। मैंने छोटी सी बात रख के आप सबको ये हिम्मत दिलाने के लिए प्रयास किया था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस छोटी छोटी सी बात में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्यारी बेटियों को देखकर, परी को देखकर, प्रसिद्धि को देखकर, और कौन मुझे दिख रहा है, और वेदी दिख रही है, और चारवी दिख रही है, सची दिख रही है। क्या बात है, कितनी प्यारी प्यारी कलियां हैं ये तो कली बन रही है, फिर कली से फूल बनोगी, है ना। और वो गुलाब का फूल है ना, वो प्लांट वाली बात याद रखना है, याद रखना है। तो टीन एज यानी हमारे लिए गोल्डन एज है, हमारे लिए क्रीम एज है, इसको हमें इसमें डेवलप होना है। तो आइए बेटियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जया जी, आपका धन्यवाद करने के लिए मैं प्रसिद्धि को बुलाऊंगी, वो आपको कुछ कहना चाहती है। थैंक यू जया जी, आपने हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया और हमारे 1 घंटे को विशेष बना दिया। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिसने मुझ में जोश भर दिया। और अंजुबेन, आपका भी धन्यवाद कि आपने भी मीराबाई चानू और बहुत सारी लड़कियों का एग्जाम्पल दिया। और जो नीरा आर्या थी, उनकी बात से तो मुझे मेरे में जोश भर दिया आपने। और आप जो छोटी छोटी बात की सीरीज को आगे बढ़ाने वाली है, उसमें मैं जरूर बैठूंगी और सबको भी प्रेरणा दूंगी कि वो भी बैठे। धन्यवाद जया जी।
आइए विराम लेते हैं। धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्ते, धन्यवाद। जी।